हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि अलंकार, विशेषण, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, पैसेज, अनेक शब्दों के लिए एक और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आपका हमने जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है 20 मार्क का, वो भी कवर अप करवाया। नॉन टेक्निकल पार्ट भी आप कवर अप हो रहा है, लेकिन आपका हिंदी का पोर्शन जो बचा हुआ था वो भी हमने आज कवर करने की कोशिश की है। तो आज का सेशन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कंप्लीट एंड तक देखना है, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने मिलेंगे, तो आपको ये सेशन कंप्लीट एंड तक देखना है। और इस सेशन का आपको PDF मिलेगा एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है, ठीक है, जो कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन तो की है, लेकिन आपको एग्ज़ाम से पहले भी पढ़नी है। इसलिए आपको जब भी इसका PDF मिलेगा, वो PDF आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है। और ये सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। जो भी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो सारी कवर करने की कोशिश की है, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना है और अपनी जो 10 मार्क्स है वो एग्जाम के लिए सिक्योर करना है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, में अलंकार की पहचान करें। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। अलंकार एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम आज की सेशन में अलंकार जितना एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली जो अलंकार एग्जाम में पूछे जाते हैं उतने हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, ये कौन सा अलंकार है, ये हमें पहचानना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जब भी कंपैरिजन की जाती है, यहाँ पे नील और गगन की कंपैरिजन की जा रही है, ठीक है, जब भी कंपैरिजन की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अभी अलंकार को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो अलंकार के मेन 2 टाइप्स होते हैं, शब्दालंकार एंड अर्थालंकार। जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। मैंने पहले ही बोला है कि अलंकार ये जो टॉपिक है, ये इस बहुत बड़ा टॉपिक है एंड इसमें काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं, बट जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है उसके हिसाब से हम वही उतना ही इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो अलंकार के 2 मेन टाइप्स होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार एंड सेकेंड होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार के जो 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार एंड श्लेष अलंकार। एंड अर्थालंकार का जो टाइप्स है 5 इंपॉर्टेंट, वो है फर्स्ट उपमा अलंकार, सेकेंड है रूपक, थर्ड है उत्प्रेक्षा, फोर्थ है अतिशयोक्ति एंड फिफ्थ है मानवीकरण, ठीक है। तो हम इन सारे टाइप्स को अभी अच्छे से डिस्कस करते हैं, ताकि आपको सारे समझ में आ जाए कि इनको कैसे आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा अलंकार कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले अलंकार क्या होता है? अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, ठीक है, होता है अलंकार। यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण और कर का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं, ठीक है। आपको ये सेशन सारा हिंदी में, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी, आपको ये इसका डेफिनेशन समझ ही आया होगा कि अलंकार जो होता है वो होता है हमारा जो स्टेटमेंट होता है उसकी शोभा बढ़ाता है, ठीक है। अगर हम हमारे स्टेटमेंट में अलंकार का यूज़ करते हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट होता है उसकी शोभा बढ़ जाती है। ये इन शॉर्ट इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अलंकार के जो 2 भेद होते हैं मुख्य, पहला होता है शब्दालंकार एंड सेकेंड है अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार को डिस्कस कर लेते हैं। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए, यह शब्दालंकार कहलाता है, ठीक है। शब्दालंकार क्या होता है कि कोई काव्य है, सपोज वहाँ पे हमने कोई एक विशेष शब्द को यूज़ किया और उस शब्द से उस जो वो काव्य की सुंदरता आ गई है, ठीक है, तो उसे बोला जाएगा शब्दालंकार, ठीक है। शब्दालंकार के जो आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि शब्दालंकार क्या होता है, मोस्टली जो पूछा जाता है उसके टाइप्स को पूछा जाता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष एंड अर्थालंकार के भी टाइप्स को पूछा जाता है, ठीक है। तो शब्दालंकार कुछ नहीं होता है, स्टेटमेंट में एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस शब्द के प्रयोग करने की वजह से उस स्टेटमेंट की सौंदर्यता बढ़ जाती है, उसे कहा जाता है शब्दालंकार। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, ठीक है। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो
वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे तरनी तनुजा तात तमाल तरुवर बहु छाए। आपको ये स्टेटमेंट से समझ आ रहा होगा, वर्ण मतलब कि क्या होता है, हमारा अ से लेके ज्ञ तक के जो भी हमारी 12 खड़ी होती है उसे वर्ण कहा जाता है। ठीक है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा, उससे भी रिलेटेड इसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो जिस भी काव्य में अगर वर्ण बार बार आता हो उसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। हमने स्टेटमेंट देखा तरनी तनुजा तात तमाल तरुवर बहुछाय, इसमें त जो है वो बार 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 आ रहा है। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि त वर्ण की आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति होने से वाक्य का सौंदर्य बढ़ रहा है, अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होता है। जब भी अगर आपको स्टेटमेंट इस तरह का नजर आएगा कि जिसमें वर्ण बार बार होगा, कोई भी एक कॉमन वर्ण बार बार आएगा, तो आपको उसका आंसर अनुप्रास अलंकार टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा यमक अलंकार। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। हर बार शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब हमने सबसे पहले पढ़ा था अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्ण बार बार आया था। ठीक है, उसी तरह यमक अलंकार में क्या होता है, वर्ण बार बार नहीं आता है लेकिन एक शब्द होता है वो बार बार आता है, एंड उस शब्द का अर्थ वो दोनों बार अलग मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा ये शब्द 2 बार आया है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि एक शब्द बार बार आया है। ठीक है, यहाँ घटा शब्द का आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। पहली घटा का शब्द का मीनिंग है वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ के प्रयुक्त हुआ है, और दूसरी बार घटा का अर्थ कम हुआ है। ठीक है, मतलब पहला वाला जो अर्थ है वो है वर्षा काल और सेकेंड वाले का मीनिंग है कम हुआ। मतलब कि एक ही स्टेटमेंट में सेम वर्ड 2 बार यूज हुआ है लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये होता है यमक अलंकार। और लास्ट अलंकार होता है श्लेष अलंकार। जब किसी काव्य में एक ही शब्द में से कई अर्थ निकलते हो तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द अनेक अर्थ निकलते हो वो श्लेष अलंकार होता है। अगर कोई काव्य है उसमें एक ही वर्ड है बट उसके बहुत सारे मीनिंग्स है, ठीक है, डिफरेंट बहुत सारे मीनिंग्स है, उसे कहा जाता है श्लेष अलंकार। जैसे कि जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे कैरे बढ़े अघोरे होए। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसे कि आप देख सकते हैं बारे शब्द एफ बड़े शब्द के बारे आए हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों से एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हैं। बारे का अर्थ बचपन भी होता है एवं दीप का जलना भी होता है, और बढ़े का मतलब आयु बढ़ना भी होता है और दीपक का बुझना भी होता है। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स आए थे, बारे और बढ़े। ठीक है, अब बारे का मीनिंग क्या होता है, बचपन होता है, प्लस क्या होता है, दीपक को जलाना होता है। मतलब एक ही शब्द है बट उसके 2 मीनिंग होते हैं। एंड बढ़े का मतलब क्या होगा कि आयु का बढ़ना भी बोल सकते हैं हम और दीपक का बुझना भी बोल सकते हैं। मतलब एक ही स्टेटमेंट में सेम वर्ड है बट उसके मल्टीपल मीनिंग्स जब निकलते हैं तो वो श्लेष अलंकार कहलाता है। ठीक है, जब भी हम वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे हमें अगर उसका मीनिंग पता चल रहा है कि हम उसका 2 मीनिंग्स 2 या 3 मीनिंग्स हम उसके निकाल सकते हैं तो वो श्लेष अलंकार हो जाएगा। और श्लेष और यमक में आप कैसे पहचानोगे कि यमक में भी अलग मीनिंग होता है बट यमक में जो वर्ड होता है वो बार बार आता होगा। सपोज घटा घटा 2 बार आया था इसलिए हमने उसे यमक बोला था। ठीक है, और श्लेष में क्या होगा कि शब्द अलग अलग होगा। ठीक है, मीनिंग काफ़ी सारे होंगे उसके। ठीक है, पहला था अनुप्रास जिसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई थी त। ठीक है, तो वो हो गया अनुप्रास अलंकार। इजीली आप पहचान सकते हो अनुप्रास को। देन यमक भी इजीली पहचान लोगे क्योंकि बार बार किसी शब्द का आना वो होता है यमक अलंकार। और श्लेष अलंकार क्या होगा कि किसी शब्द के एक से ज़्यादा मीनिंग होंगे, वो होगा आपका श्लेष अलंकार। तो ये थे हमारे 3 शब्दालंकार के टाइप्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है अर्थालंकार।
जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब वह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। मतलब कि जब किसी वाक्य का जो सौंदर्य होता है उसके मीनिंग के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब उसके मीनिंग के ऊपर आधारित होता है, उसे कहेंगे हम अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार के 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट है उपमा अलंकार, सेकंड है रूपक अलंकार, थर्ड है उत्प्रेक्ष अलंकार, फोर्थ है अतिशयोक्ति अलंकार एंड फिफ्थ है मानवीकरण अलंकार। सबसे पहला हमारा है उपमा अलंकार। जैसे कि इसी के बेसिस पे हमने अलंकार पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने क्वेश्चन दिया था वो उपमा अलंकार से रिलेटेड था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपैरिजन की बात की जाती है तब उपमा अलंकार बोला जाता है। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है। ठीक है, जहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। कर मतलब कि पैर होता है। ठीक है, तो उसे कहाँ किसके साथ कंपैरिजन की जा रही है? कमल के जैसी, कमल के साथ कंपैरिजन की जा रही है और बोला जाता है कि उसके जैसा कोमल है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमें कंपैरिजन नजर आएगी हम उसे उपमा अलंकार बोलेंगे। ठीक है, किसी भी दो चीज़ों की अगर कंपैरिजन होगी तो वो उपमा अलंकार होगा। जब भी किन्हीं दो वस्तुओं की गुण, आकृति, स्वभाव मतलब उनके जो भी क्वालिटीज़ होंगी, जो भी चीज़ें वहाँ पे गिवन होंगी, अगर इन शॉर्ट अगर हम उपमा अलंकार के बारे में अगर ध्यान में रखना चाहते हो तो हमें सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि जब भी हमें कंपैरिजन नज़र आएगी तो वो उपमा अलंकार कहलाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब उपमा के अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं, उपमेय एंड उपमान। अब उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखलाए जाए वह उपमेय होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है, इस उदाहरण में कर उपमेय है। मतलब कि अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि कर कमल सा कोमल है, इसमें कर को उपमेय बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि हमने जो समानता की है, मतलब कि जो कंपैरिजन की है वो किसके साथ की है? कर के साथ की है। तो वो क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखलाए, मतलब हमने जो कंपैरिजन की है वो कर की है। किसके साथ की है? जिसके साथ करेंगे वो हो जाएगा उपमान, बट जिसकी कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा उपमेय। उपमान क्या होता है? उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे कि कमल, मतलब कर को हम कमल जैसा बता रहे हैं तो कर हो जाएगा हमारा उपमेय एंड उपमान हो जाएगा हमारा कमल। जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो हो जाएगा कमल और जिससे कर रहे हैं वो हो जाएगा कर। किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं हम? कर की कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? कमल के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो कर हो जाएगा उपमेय एंड कमल हो जाएगा उपमान। ठीक है, ये पूछा नहीं जाता है बट ये आगे के जो अलंकार के भेद है उसमें ये सारे उपमेय और उपमान का यूज़ होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आता है हमारा रूपक अलंकार। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या भेद दिखाया जाए तब यह रूपक अलंकार कहलाता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब क्या बोला है? रूपक अलंकार क्या होता है? जब मैंने अभी बताया कि उपमान और उपमेय क्या होता है, इन लोगों के बीच में अगर भिन्नता अगर नहीं नजर आएगी, अगर कोई भेद भी नजर नहीं आएगा तो उसे कहा जाएगा रूपक अलंकार। जैसे पहला एग्जाम्पल जो था वो था मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मतलब ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौना में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, कंपैरिजन नहीं की है। ठीक है, उसी को ही खिलौना बोल दिया गया है। अतएव यह रूपक अलंकार होगा, इसलिए इसे रूपक अलंकार कहा जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन होगी तो वो आपका उपमा होगा, बट वो कंपैरिजन ना करते हुए उसे ही चांद बोल देना तो वो हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है चरण कमल बंदो हरिराई। ऊपर दिए गए वाक्य में चरणों को कोमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कोमल बोल दिया गया है, अतः यह रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। मतलब यहाँ पे क्या किया है? कंपैरिजन नहीं किया है कि इसका जो चरण है वो कमल के जैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं बोला गया है। उनके चरणों को ही कमल बोल दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है,
आई होप आपको समझ आया होगा। जब भी कंपैरिजन होती है, कंपैरिजन वाले स्टेटमेंट इजीली समझ आते हैं, बट जब उसे बोला जाता है तो वो भी समझ आता है। जैसे हमने अभी उपमा में देखा था, कर कमल सा कोमल है, सा बोलना मतलब कि कंपैरिजन करना, ठीक है, इसलिए वो था हमारा उपमा अलंकार। बट यहाँ पे क्या बोला, चरण कमल बन दो हरीराई, ठीक है, तो वो चरणों को ही कमल बोल दिया गया, इसलिए वह रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो तब वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय, एव आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो वर्ड जिनको मैंने हाईलाइट किया है, अगर ये वर्ड्स आप याद रख लेते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेटमेंट में आपको ये सारे वर्ड्स नज़र आएंगे। जैसे ही आपको ये वर्ड्स नज़र आते हैं तो आपको उत्प्रेक्ष अलंकार टिक कर देना है, ठीक है। ये होते हैं उसके कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स जिस भी स्टेटमेंट में नज़र आते हैं वो होता है आपका उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल होगा, मुख मानो चंद्रमा है। मानो क्या है, मैंने देखो हमारे वर्ड्स में मानो भी है, ग्रीन हाईलाइट में देखो, मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय एवं आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। मुख मानो चंद्रमा है, ठीक है, तो मानो क्या हो गया है, हमारा कीवर्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, उपमेय की उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रही है, संभावना, मतलब कि ऐसे सोचा जा रहा है कि मुख मानो चंद्रमा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे संभावना की जा रही है, इसलिए जब भी संभावना का वर्णन किया जाता है तो वो उत्प्रेक्ष अलंकार किया जाता है। और उसके अलावा अगर आप याद रखना चाहते हो तो आप कीवर्ड से याद रख सकते हो, ठीक है। फोर्थ टाइप हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार। ये तो बहुत ही ईजी है, मतलब कि बड़ा चढ़ा के जो भी बताया जाता है जिस भी स्टेटमेंट में, वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ा कर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बड़ा चढ़ा के बताया जाएगा तो वो हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब कि देखो, अब हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें वैसे ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे अतिशयोक्ति की जा रही है कि आगे की जो नदियाँ थी वो बड़ी अपार थी, इतनी बड़ी थी कि घोड़ों को हम कैसे उतारेंगे, ठीक है। ऊपर गए उदाहरण में चेतक की शक्ति व स्फूर्ति का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतएव ये जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। यहाँ पे जो बातें की जा रही है वो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर की जा रही है, वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। और लास्ट है हमारा मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, ठीक है। जब भी कोई भी प्राकृतिक चीज़ों मानवीय भावनाओं के साथ उसका वर्णन किया जाता है तो उसे मानवीकरण बोलेंगे। फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, ठीक है। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है। फूल कभी हंसते हैं क्या? नहीं हंसते, लेकिन जो इंसान करता है, मनुष्य हंसता है, उसका कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, उसी तरह का उसका वर्णन किया जा रहा है फूलों का, कि फूल हंसने लगे, इसलिए क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। क्योंकि जो इंसान करता है वह कोई एक प्राकृतिक चीज़ों के साथ उसका वर्णन किया जा रहा है उसी तरह, तो उसे कहेंगे हम मानवीकरण अलंकार, ठीक है। आई होप आपको सारे अलंकार समझ आए होंगे। हमने जो अभी तक पढ़ा वो था, सबसे पहले हमने अलंकार के टाइप्स देखे। अलंकार में हमने पढ़ा शब्दालंकार एंड अर्थालंकार, ये दो मेन टाइप्स है। और एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने 8 आपको एक्सप्लेन किए, अनुप्रास, यमक, श्लेष, एंड अर्थालंकार में होता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एंड मानवीकरण, यही पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप इतनी भी कर जाते हो, अभी आपके पास कम समय भी बचा है, जल्दी एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना सारा पढ़ सकते हो, बट आपको आपका 1 मार्क लाना है, तो आप इतना भी पढ़कर जाओगे। और इसी से रिलेटेड मैंने काफ़ी टाइम, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर को देखा है, उसको एनालाइज करते हुए ये पता चला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में ये सारे कवर अप किए जाते हैं, इसलिए उन्हीं सब को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आया होगा। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आपको फिर से पीछे जाना है, वीडियो को फिर से पीछे करना है, एक और बार सारा एक्सप्लेनेशन सुन लेना है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं तो और आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा वन चारदी
चंद्रिका चादर ओढ़े। ठीक है, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा रूपक अलंकार। कैसे? चांद की रोशनी को चादर के समान ना बताकर चादर ही बता दिया गया है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, मतलब चांद की जो रोशनी है उसे चादर नहीं बताया गया है, उसे ही चादर बोल दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कर्णों से पूर्णो मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, अगर आप ये स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करते हो, मैंने आपको बोला था जो कीवर्ड है मानो। ठीक है, मानो, और मैंने और भी वर्ड्स बताए थे आपको, मनु, जनु, मेरे जानते, मन हूँ, मानो, निश्चय, ये सारे वर्ड्स अगर आपको नज़र आते हैं स्टेटमेंट में तो वो आपका कहलाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार। तो ये स्टेटमेंट में आपका मानो आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने हाईलाइट भी किया है, तो ये होगा आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है, आपको इसलिए मैंने बोला कि वो सारे कीवर्ड्स को आपको माइंड में एग्जैक्टली फिट कर लेना है, ताकि आपको जैसे ही नज़र आता है वैसे ही आपको बिना सोचे समझे उत्प्रेक्ष अलंकार टिक कर देना है आंसर। ठीक है, थर्ड है हमारा ताजमहल सा घर। सा कंपैरिजन हो रही है, ताजमहल जैसा घर है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है, जब भी कंपैरिजन होती है तो वो उपमा अलंकार कहलाता है। दिल बादल बने आंख बहने लगी। ठीक है, यहाँ पे अतिशयोक्ति की जा रही है, दिल क्या बन गए? बादल बन गए। हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल? नहीं, तो ये हो गई अतिशयोक्ति, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, सिंपल आता है, सिर्फ आपको ये सारे टाइप्स को अच्छे से, इन सारे जो भी मैंने एक्सप्लेन किए ये आपको पता होने चाहिए एक्चुअली ये क्या होता है, तो आप वहाँ पे आंसर कर भी पाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपको ये सेशन कंप्लीट एंड तक अच्छे से देखना है, जितना मैंने एक्सप्लेन किया। इसमें मैंने काफ़ी सारे आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, बहुत सारी चीज़ें कवर अप करवाई है। इसका PDF भी आपको मिलेगा, बट उससे पहले आपको ये सेशन को कंप्लीट अच्छे से देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो वीडियो होगा ये बहुत यूज़फुल होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो आपको इसे देखना ही है एग्ज़ाम में जाने से पहले। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये हमें पता करना है। ठीक है, मोक्ष मतलब कि क्या होता है? मुक्ति। ठीक है, मोक्ष मतलब कि क्या होता है? मुक्ति। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है निर्वाण। क्या होगा? निर्वाण। क्योंकि बाकी अगर हम देखते हैं दशा, गति, चाल, ये इसके पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकते। जैसे कि अगर हमने खुद नहीं सोचा तो हम वो नहीं होगा, तो निर्वाण इसका पर्यायवाची शब्द होगा। और भी मुक्ति के पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं? मुक्ति होगा एक मोक्ष का, देन एक होगा परधाम। ठीक है, हम बोलते ना परधाम, मुक्ति मिल गई, परधाम चले गए। ठीक है, निर्वाण, कैवल्य, ठीक है, अपवर्ग, ये सारे होते हैं पर्यायवाची शब्द मोक्ष के। ठीक है, यहाँ पे और भी आपको इम्पॉर्टेंट जो भी पर्यायवाची शब्द है वो मैंने यहाँ पे और भी आपके लिए दिए हैं। काफ़ी सारे हैं, मैं कुछ उसमें से आपको रीड करके बताऊंगी। बाकी आपको जब भी PDF मिलेगा इसका, तब आपको इसको एग्ज़ाम से पहले एक बार पढ़कर जाना है, आपके लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। पर्यायवाची शब्द मतलब कि होता है सेम मीनिंग। ठीक है, जैसे कि अमरूद का होता है अमीय, सुधा, मधु, सोम, अमी, ये होता है पर्यायवाची शब्द। अरण्य का क्या होगा? विपिन, कानन, वन, जंगल, उसे कहा जाता है अरण्य। ठीक है, अश्व का क्या होगा? घोड़ा। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा, उसे और क्या बोलते हैं हम? घोटक। ठीक है, तुरंग। ठीक है, देन हमारा अगर सपोज हमने देखा अचल का क्या होगा? नग, गिरी, पर्वत, स्थिर, ये सारे क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द। इसी तरह काफ़ी सारे पर्यायवाची शब्द मैंने इस सेशन में कवर अप करवाया। जैसे कि अगर आनंद का हम देखते तो आनंद का होता है प्रसन्नता, आमोद, हमें नहीं पता होता है। आपको जो नहीं पता होता है और जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं, जो आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं, वो आपको इसमें से पढ़ना है। और उसमें से जो आपको नहीं पता, जैसे आनंद का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे प्रसन्नता, आमोद, प्रमोद और हर्ष, बट आमोद हमें नहीं पता है कि आनंद को आमोद बोला जाता है, तो एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, क्या पता चले एग्जाम में आपको याद भी आ जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सब पढ़ के जाओगे आपको सब कुछ याद आएगा, बट आप एक बार ज़रूर पढ़ सकते हो। आप जो भी कॉमन है
जो भी आपको लगता है कि ये इजी है और हमको वो पढ़ लेना चाहिए, वो आप उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कवर अप किए हुए हैं, बहुत सारे। ईमानदारी का सत्य, निष्ठा, निश्चलता, ये सारे इसके मीनिंग्स है। तो आपको इनमें से बहुत सारे, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जैसे स्क्रॉल कर रही हूँ, काफ़ी सारे हैं। आपको ये इसका जब भी PDF मिलेगा तब आपको ये सारे एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले पढ़ लेना है। तो ये सारे आपके पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खाक में मिलाने का सही अर्थ क्या है? ये एक होता है मुहावरा, ठीक है। तो आंसर होगा नष्ट कर देना। आंसर 3 इसका सही आंसर होगा। खाक में मिलाना मतलब कि नष्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, थोड़े में बहुत कहना। मतलब बहुत ही थोड़ा बोला बट इतना बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है, उसे बोलते हैं गागर में सागर भरना। अब मुहावरा होता है और लोकोक्ति होता है। तो मुहावरे को आप कैसे पहचानोगे और लोकोक्ति को आप कैसे पहचानोगे? तो मुहावरा जब भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम उसका एंड जो होता है वो ना से होता है, ठीक है। तो वो होता है मुहावरा, और लोकोक्ति हम अभी आगे पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है, तब आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं अपने से कम उम्र वालों से करता बात तक नहीं। क्रम संख्या 1 और 2 के बाद वाक्य की संरचना का सही क्रम का क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा जंबल सेंटेंस है, जैसे कि इंग्लिश में भी पूछा जाता है, जंबल सेंटेंस है ये, इसे हमें प्रॉपर सीक्वेंस में लाना है। और इन्होंने बोला है कि पहला और दूसरा जो है वो प्रॉपर है, वो सेट है। आपको जो चेंजेस करना है वो 3, 4, 5 और 6 में करना है, ठीक है। तो इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा? मैं अपने से कम उम्र वालों से बात तक नहीं करता। ये होगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट। क्या होगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट? मैं अपने से कम उम्र वालों से बात तक नहीं करता, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे जंबल सेंटेंस कहा जाता है। इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लाकर आपको सही आंसर को टिक करना है, ठीक है। हम यहाँ पे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में यही पूछा जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसको किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। और जो आपको याद करना है हिंदी में वो होता है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति ये और ग्राम पोषण, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी पैसेज सॉल्व करना, कॉम्प्रिहेंशन तो आपको आ ही जाएगा, वो ईजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो नमक मिर्च लगाना ये एक मुहावरा होता है और इसका सही मीनिंग क्या है ये हमें पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, बड़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। नमक मिर्च लगाने का मीनिंग हो जाएगा बड़ा चढ़ाकर कहना, किसी भी बात को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके या फिर उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड करके बोलना, उसी को कहते हैं नमक मिर्च लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, श्याम तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? श्याम तेज दौड़ता है में हमें क्रिया विशेषण को फाइंड आउट करना है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब श्याम क्या इससे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज क्या हो जाएगा हमारा? जो भी वो दौड़ता है मतलब उसकी क्रिया क्या है? दौड़ने की, लेकिन उसका विशेषता क्या है दौड़ने की? तेज। तो तेज क्या हो जाएगा हमारा? क्रिया विशेषण। उसकी दौड़ने की क्रिया जो है तेज है, मतलब उसका जो विशेषण यहाँ पे बताया गया है वो तेज होता है, क्योंकि क्रिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है हमें वो होता है हमारा विशेषण, ठीक है, जो कि यहाँ पे दी है तेज, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तेज। क्रिया विशेषण क्या होता है? इन शॉर्ट अगर आप ध्यान में रखना चाहते हो तो आप ये ध्यान में रख सकते हो कि जो भी शब्द क्रिया के बारे में विशेषता बताता है वो होता है हमारा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा लाभ के अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? दोहरा लाभ ये अर्थ दिया हुआ है और इसके लिए हम कौन सी लोकोक्ति बोलेंगे ये पूछा है। तो आंसर होगा ऑप्शन 2, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मीनिंग होता है दोहरा लाभ, मतलब कि किसी भी काम के ऊपर दोहरा लाभ होना उसको बोला जाता है। इसके लिए जो लोकोक्ति यूज होगी वो होगी हमारी आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है।
मुहावरा और लोकोक्ति में मैंने आपको डिफरेंस अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि ये दोनों जो होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होता है। और एक मेजर डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि मुहावरे का जो अंत होता है ना वो ना से जुड़ा होता है और लोकोक्ति में ऐसा ना नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि हाथ फैलाना तो ये हो जाएगा हमारा मुहावरा, लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका तो ये हो जाएगा हमारा लोकोक्ति। ठीक है, कुछ लोकोक्ति हम डिस्कस करते हैं। कंगाली में आटा गीला मतलब कि गरीबी में और अधिक हानि होना, मतलब गरीबी में हमें जब और ज़्यादा हानि होती है तब हम जो लोकोक्ति यूज़ करेंगे वो हो जाएगा कंगाली में आटा गीला। ठीक है, उसके बाद आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ अभी मैंने बताया कि किसी काम में दोहरा लाभ होना, तब हम यूज़ करते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, ये थी हमारी कुछ लोकोक्ति। और भी कुछ लोकोक्तियाँ इस सेशन में ऑलरेडी हमने मेंशन की है, तो आपको वो सारी लोकोक्तियाँ भी याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाएगी तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये PDF आपको मिलेगा, तब आप ये सारी बिफोर एग्जाम एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, कुछ हम देख लेते हैं। जिसके रामधनी उसे कौन कमी। ठीक है, इसका मीनिंग होता है जो भगवान के भरोसे रहता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, जिसके रामधनी उसे कौन कमी। ठीक है, इसके बाद जी कहो जी कहलाओ, यदि तुम दूसरों का आदर करोगे तो लोग तुम्हारा भी आदर करेंगे। मतलब कि जब हम जी से किसी से बात करते हैं तो वो भी हमें उतनी ही रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, जब हम किसी से तू तड़ाक में बात करेंगे तो वो हमसे भी वैसे ही बात करेगा। इसलिए बोला जाता है जी कहो जी कहलाओ, यदि तुम दूसरों का आदर करोगे तो तुम्हारा भी आदर लोग करेंगे। ठीक है, इसी तरह काफ़ी सारी लोकोक्तियाँ यहाँ पे दी हुई है जैसे कि आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये आपको बिफोर एग्जाम एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र का विपरीतार्थक शब्द क्या है, मतलब कि अपोजिट वर्ड क्या है, इसे विलोम शब्द भी कहा जाता है। तो गणतंत्र का जो विपरीतार्थक शब्द है वो है राजतंत्र। ये पिछले साल एग्जाम में पूछा भी गया था, इम्पॉर्टेंट है। गणतंत्र का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजतंत्र। इसी के साथ कुछ और विलोम शब्द की भी यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है। नियर अबाउट 200 विलोम शब्द इसमें कवर अप किए, ये भी आपको एग्जाम से पहले पढ़ना है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारी इस वीडियो में दी गई है। ये सारी पढ़ के दिखाना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप भी स्किप करोगे। बेटर है एग्ज़ाम से पहले आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप वो सारा पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें से हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ओढ़ना का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिछाना। मर्द का क्या हो जाएगा, औरत। भाव का क्या हो जाएगा, अभाव। जटिल का क्या हो जाएगा, सरल। ये सारे क्या है, अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द। इसे क्या कहते हैं, विपरीतार्थक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे टोटल 200 विलोम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी के पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा। ठीक है, किसके पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है, ये वाक्य है, तो इसके लिए कौन सा शब्द हम यूज़ करेंगे। ये स्टेटमेंट के लिए एक ही शब्द हमें यूज़ करना है, तो वो शब्द कौन सा होगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 सी ऑप्शन, अनुगामी। अनुगामी मतलब क्या होता है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है और उसका बोला जाता है कि इसका एक कॉमन सिंगल वर्ड आंसर कीजिए, सिंगल वर्ड। ठीक है, तो किसी पीछे चलने वाले का हम उसे बोल सकते हैं अनुगामी। ठीक है, इसी तरह कुछ और है जैसे कि अनुचित बात के लिए आग्रह करना, तो क्या होता है, दुराग्रह। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज कहते हैं उसे। आकाश को चुमने वाला, आकाश चुंबी। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, मतलब कि निर्यात करना। ठीक है, अपनी हत्या स्वयं करना, उसे कहते हैं आत्महत्या। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसरवादी। ये सारे कुछ शब्द भी दिए हुए, ये भी आपको एग्जाम से पहले पढ़ना है। ठीक है, इसकी भी लिस्ट है।
काफ़ी अच्छी चीज़ें इस वीडियो में कवर अप कराई हुई है। आपको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाना है और आपकी डिमांड के पे ही ये वीडियो बनाया गया है। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की गई है, तो आपको इस मेहनत के लिए आपको इस वीडियो का जब भी PDF मिलता है आपको ये पढ़ के जाना है, और आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो। इसी तरह काफ़ी सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को इस वीडियो में कवर अप किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, पुराना किस प्रकार का विशेषण है? पुराना ये कौन सा विशेषण है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन 4 गुणवाचक। इसे कहा जाता है गुणवाचक। पुराना, नया, तो ये क्या होता है? एक प्रकार का गुण होता है, तो इसे कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि आपको एक पैसेज गिवन है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर करना है। ये बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना होता है, आपको आराम से पैसेज को रीड करना है, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर टिक करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? मतलब कि इसका टाइटल क्या होगा? ये जो भी गिवन हमें पैसेज दिया है इसको हम टाइटल क्या देंगे, ठीक है, तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो हमारा पैसेज क्या, एक बार हम पढ़ लेते हैं। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, जिससे हमें दुख पहुंचा, उस पर हमने जो क्रोध किया वह यदि हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है। स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध की क्षिप्रता और हड़बड़ी तो कम हो जाती है, पर वह और धैर्य, विचार और युक्ति के साथ दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक देता रहता है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय नहीं देता, पर बैर इसके लिए बहुत समय देता है। वास्तव में क्रोध और बैर में केवल काल का भेद है। काल मतलब कि समय। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा क्रोध, और कुछ काल बीत जाने पर बैर है। तो हमने ये जो पैसेज पढ़ा, ऐसे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो पैसेज बातें कर रहा है ये क्रोध और बैर के बारे में कर रहा है, ठीक है। बार बार जिसका जो यहाँ पे बातें की जा रही है इस पैसेज में, वो क्रोध और बैर की बातें की जा रही है, इसलिए इसका उपयुक्त शीर्षक जो होगा वो हो जाएगा क्रोध और बैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैर क्षणिक है, क्रोध और बैर में काल अंतर है। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। हमने पढ़ा है लास्ट सेकेंड लाइन में, आपको नजर आ रहा होगा, वास्तव में क्रोध और बैर में केवल काल का भेद है, मतलब कि समय का ही भेद है, काल का ही अंतर है। यस, ये जो लाइन है हमारी ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश में काल का अर्थ क्या है? मैंने पहले ही आपको बताया, काल मतलब कि होता है समय, ठीक है, तो काल का मीनिंग हो जाएगा हमारा समय। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युक्ति का आशय क्या है? युक्ति मतलब क्या होता है? युक्ति मतलब क्या होता है? तरकीब होता है। युक्ति मतलब कि क्या होता है? आइडिया होता है, ठीक है, तो यहाँ पे युक्ति का आशय क्या हो जाएगा? तरकीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आद्य का विलोम शब्द क्या होगा? मतलब कि अपोजिट वर्ड क्या होगा, ठीक है, तो आद्य का अपोजिट वर्ड हो जाएगा हमारा अंत्य। ऑप्शन 3 अंत्य। तो आद्य का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अंत्य, ठीक है। यहाँ पे अस्त का जो मीनिंग होता है वो होता है डूबा हुआ, ठीक है। प्रतिपाद्य का जो मीनिंग होता है वो किसी बात को साबित करना होता है, प्रतिपाद्य, ठीक है। अंत का मीनिंग क्या होता है? अंतिम। और यहाँ पे आद्य पूछा है तो आद्य का भी क्या हो जाएगा मीनिंग? आद्य मतलब कि आरंभ करना, तो इसका जो विलोम शब्द पूछा है हमें तो उसका आंसर हो जाएगा अंत्य। आद्य का विलोम शब्द पूछा है, आद्य का मीनिंग क्या होता है हमारा? आरंभ होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अंत्य, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश है कि आपके मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, ठीक है। हम जब भी लेटर लिखते हैं, ठीक है, कि खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है, खेद मतलब कि क्या होता है? कि हमें अफसोस होता है, ठीक है। जब हम बोलते हैं अफसोस है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, खेद मतलब कि क्या होता है? अफसोस होता है। शोक मतलब दुख होता है, तो हम दुख नहीं लिखेंगे। दुख क्यों होगा? हमें पत्रों का उत्तर नहीं दिया तो हमें अफसोस होगा ना। तो हर्ष का मीनिंग क्या होता है? प्रसन्नता होगा, ठीक है। खेद का मीनिंग क्या होता है? अफसोस होता है, ठीक है।
और तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा खेद। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, मतलब कि अफसोस है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 खेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंकज पुस्तक ने पढ़ी, वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा। अब यहाँ पे अगेन ये जंबल सेंटेंस है, इसे प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है, तो आंसर क्या होगा, पंकज ने पुस्तक पढ़ी। बहुत सिंपल है, ज़रूरी नहीं है ये आएगा, इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसे कहते हैं जंबल सेंटेंस, इसको प्रॉपर सीक्वेंस में आपको लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ, ई, क, ख इत्यादि क्या है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, तो इसका सही आंसर होगा वर्ण, ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका वर्ण। अब वर्ण में 3 टाइप्स होता है, स्वर, व्यंजन एंड हल। स्वर क्या होता है, अ से लेके अह तक होता है वो स्वर होता है, ठीक है, अ, आ, ई, उ, ये सारे अह तक जो होते हैं वो स्वर होते हैं। फिर क से लेके एंड तक, ह तक जो होते हैं, न्य तक, वो सारे होते हैं हमारे व्यंजन, ठीक है, वो सारे हमारे होते हैं व्यंजन। और हल मतलब कि क्या होता है, जिस भी लेटर के नीचे एक हलंत बना हुआ होता है, एक लाइन बनी हुई होती है, उसे हल कहा जाता है, ठीक है। तो वर्ण के अंदर जो आता है वो आता है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, और इसमें एक हल भी आता है, मतलब कि जो हलंत वाले शब्द होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो हल कहलाते हैं। तो अगर आपको इनका मिक्स दिया गया तो बोला जाएगा वर्ण, अगर अ से लेके अह तक बोला रहता तो आपका आंसर होता स्वर, ठीक है। और उसके बाद अगर क से लेके आपको य के बीच में अगर कुछ पूछा रहता तो वो था आपका व्यंजन, और आपको हलंत वाला कुछ पूछा रहता, अगर वो डैश वाला, लाइन वाला कुछ पूछा रहता, तो आपका आंसर होता हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। तो आंसर होगा नदी। नदी ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा सही आंसर, मतलब कि वो पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। अब पुल्लिंग क्या होता है, सभी को पता होगा, स्त्रीलिंग क्या है ये सभी को पता होगा, बट फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बैल आदि, ये सारे क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। और माता, बहन, यमुना, गंगा, कुर्सी, छड़ी, नारी, बुआ, लड़की, लक्ष्मी, गाय, ये सारा स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में 6 वाक्य S1, H6, P, Q, R और S के रूप में संकेतित है। S1 और H6 का क्रम निश्चित है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प को चुनिए जिसमें वाक्यों का सर्वाधिक तार्किक क्रम हो। सो अभी हमको इसे सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहला सेंटेंस तो हमारा एज इट इज रहेगा कि एक राजा था। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, एक राजा था, फिर क्यों आएगा, उसे अपनी प्रशंसा सुनने का बड़ा शौक था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्यों, फिर क्यों के बाद क्या आएगा हमारा एस, एक बार उसने एक भव्य और मजबूत महल का निर्माण करवाया, ठीक है। देन क्या आएगा हमारा आर, सभी ने उस महल की खूब प्रशंसा की। फिर क्या आएगा हमारा प्री, प्रशंसा सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। और S6 तो एज इट इज़ है। इसी तरह हमें अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, उसे एक बार अच्छे से पढ़ना है एंड फिर उसे प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। तो ये थे हमारे आज के हिंदी के सारे क्वेश्चंस। इसमें हमने ग्रामर का पोर्शन जो एग्जाम में पूछा जाता है, अलंकार, ठीक है, जो भी विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कवर अप करने की कोशिश की। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जंबल सेंटेंसेस, ठीक है, ये सारे चीज़ों को, और पैसेज जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ये सारे चीज़ों को कवर अप किया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी और एग्ज़ाम के हिसाब से ये आपको सारी चीज़ें इन्हीं में से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ज़रूरी नहीं ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट इसी तरह का पेपर आपको पूछा जाएगा। आपको इस वीडियो में क्या करना है, आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है। अगर आप पॉज करके वो सारे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको इसका PDF जल्दी मिल जाएगा बिफोर एग्ज़ाम। तो आपको एग्ज़ाम से पहले वो सारी चीज़ें एक बार अच्छे से रीड करनी है। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।